बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी के बारे में। ये हमारी क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब यहाँ पर हम अगर एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम एंट्रोपी के बारे में हर वो चीज़ जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में भी ऐसे ही किया है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन उनको कवर हम इस तरह से करेंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आए और आपको डेफिनेशंस भी समझ में आए। अगर कोई एमसीक्यूज इनमें से आगे चलकर निकले, कोई सवाल निकले, तो वो आपको आराम से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंट्रोपी आखिर में है क्या। एंट्रोपी जो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, उनका नाम था रुडोल्फ क्लासियस। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिया था। अब एंट्रोपी हमें क्या बतलाती है, अब हमें ये क्या बताती है, ये चीज यहाँ पर हम देखते हैं। देखें, अगर आपके पास यहाँ पर एक सॉलिड है बर्फ की सूरत में, आपने उसको हीट दी है। टेम्परेचर को अब हम डिस्कस नहीं करते। जैसे ही आपने उसकी हीट बढ़ाई तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिघल चुके हैं। अभी मॉलिक्यूल्स तो जितने यहाँ हैं उतने ही यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ ये थोड़े अब ज्यादा मोशन में मूव करेंगे। वहां पर ये रेंडम नहीं थे, वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। अब इनका कुछ ना कुछ मोशन हो चुका है, कुछ ना कुछ इनके पास रैंडम मोशन हो चुका है। यानी पहले ये आर्डर में थे, तरतीब के साथ थे, अब ये कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हुए हैं। जैसे ही आपने और मजीद हीट दी तो अब ये और डिसऑर्डर्ड हो गए हैं। अब ये गैस में चेंज हो चुका है और गैस के मॉलिक्यूल कभी इधर कभी उधर, कभी उसके दर कभी दर बदर, तो इस तरीके से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हो जाएंगे, यानी कि वो डिसऑर्डर्डनेस में आ गए हैं, जो है रैंडम मोशन में आ गए हैं या रैंडमनेस में आ गए हैं। अब मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस में आ जाना, मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर्डनेस में आ जाना, डिसऑर्डर्डनेस में आ जाना, ये कहलाया जाता है एंट्रोपी। तभी हम एंट्रोपी की डेफिनेशन ये लिखते हैं कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। जिस सिस्टम के अंदर जितना डिसऑर्डर्डनेस ज्यादा होगा, जितनी बेतरतीबी ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि उसकी जो एंट्रोपी है वो ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब थे, तो हमने कहा कि इनकी एंट्रोपी बिल्कुल कम है, क्योंकि इनको डिसऑर्डर्डनेस कम है। जैसे ये मॉलिक्यूल पिघलना शुरू हुए, अब इन्होंने रैंडम मोशन के साथ इधर उधर मूव होना शुरू हुआ, तो हम कहेंगे कि अब ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड हैं, अब ये ज्यादा बेतरतीब हैं। इसी वजह से यहाँ पर इनकी जो एंट्रोपी है वो ज्यादा है। इन द सेम वे यहाँ पर गैसेस में ये और ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो गए हैं। तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर इनकी जो एंट्रोपी है और ज्यादा ग्रेटर है। अब एंट्रोपी जो ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, डिसऑर्डर्डनेस में है, जो ज्यादा बेतरतीब है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तभी हम कहते हैं कि एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर्डनेस और द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस कितनी है, जितनी रैंडमनेस ज्यादा उतनी एंट्रोपी ज्यादा। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक बॉक्स हो, उस बॉक्स के अंदर एक तरफ ब्लैक बॉल्स हो और दूसरी तरफ छोटे छोटे व्हाइट मार्बल्स हो, ब्लैक मार्बल्स हो और व्हाइट मार्बल्स हो। इस तरह से आपके पास व्हाइट बॉल है, ठीक है। अब अगर आपने इस बॉक्स को शेक किया, तो जैसे ही बॉक्स को शेक करेंगे तो पहले ये तरतीब में थे, ब्लैक एक साइड थे, व्हाइट एक साइड थे। अब इनकी जो ये बेतरतीबी है, डिसऑर्डर्डनेस है, ये बताती है कि पहले इनकी एंट्रोपी कम थी, अब ये बेतरतीब होने के बाद इनकी एंट्रोपी ज्यादा हो चुकी है। जो चीज ज्यादा बेतरतीब जितनी ज्यादा होगी, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर अगर आपके पास एक तरफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ एक दूसरे के करीब है, आपने ये इनके बीच में जो सील है इनको हटा दिया। जैसे ही ये आपके पास सेपरेशन आपने निकाल दी, तो अब आपके गैस मॉलिक्यूल इधर आ गए। पहले इनके पास स्पेस कम थी, जगह कम थी, तो वो कम रुल रहे थे, कम घूम फिर रहे थे। अब इनके पास अगर जगह ज्यादा हो गई कंटेनर में, तो अब ये ज्यादा रेंडमली इधर उधर मूव करेंगे। तो हम कहेंगे कि जैसे ही इनकी स्पेस बढ़ गई, तो अब इनकी जो रेंडमनेस है वो बढ़ गई, अब इनकी डिसऑर्डर्डनेस बढ़ गई, अब इनकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ चुकी है। तो तभी यही डेफिनेशन हम ऐसे भी कहते हैं कि एंट्रोपी इज अ मेजर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को बताती है।
हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन हमें फार्मूले से निकली हुई डेफिनेशन है। ये वो डेफिनेशन थी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। ये वो डेफिनेशन है जो फार्मूले की दरअसल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हुई है। फार्मूले का लिखा हुआ है कि भाई हीट डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेम्परेचर, उसी का निकला हुआ है। अब ये फार्मूला बनता कैसे है जिससे ये डेफिनेशन मिली है हमें? पहले हम वो फार्मूला बनाते हैं। जैसे हमें फार्मूला मिल गया तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है। देखिए, अब आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो रखा जाना है कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसको 10 जूल जब हीट थी तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ करीब थे। डिसऑर्डर्डनेस इनके पास थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, कम थी। तो मतलब यहाँ पर इनकी एंट्रोपी कम थी, कम डिसऑर्डर्डनेस है। जैसे ही आपने इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो बढ़ा दी हीट, 10 से आपने इनकी क्या कर दी है, अब इनकी आपने कर दी है 20 जूल। तो जैसे ही इनको अब एनर्जी ज्यादा मिल चुकी, तो अब ये आपके गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा रेंडमली मूव होना शुरू होंगे। और ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमने इसके पिस्टन को भी ऊपर कर दिया। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर हो गया तो अब आपके ये मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करेंगे, टक्कर लगाएंगे, ज्यादा रेंडमली मूव करेंगे, ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो गए क्योंकि इनको एनर्जी तो मिली, लेकिन अब ये आपके इधर उधर मूव कर रहे हैं। पहले ये कुछ ना कुछ सब्र में थे, अब जैसे इनकी जगह बढ़ गई है तो अब ये बेसब्रे हो चुके हैं, अब ये बेतरतीब हो चुके हैं, अब इनकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो चुकी है। मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि जैसे ही अमाउंट हीट का इंक्रीज होगा सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम। जितनी सिस्टम में हीट ऐड की जाएगी उतनी उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि हीट को जब आपने इंक्रीज किया है, हीट को यहां से कम थी यहां ज्यादा हो गई, तो ऐसे ही हुआ कि रैंडमनेस भी आपकी इंक्रीज हुई। रैंडमनेस यहाँ कम थी, रैंडमनेस यहाँ बढ़ गई। हीट यहाँ कम थी, हीट यहाँ बढ़ गई। तो आप कह सकते हैं कि जब एक चीज बढ़े उसके बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े, तो उन दोनों चीजों के रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो आपके पास ये है कि हम कह सकते हैं कि रेंडमनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट इंक्रीज, या रेंडमनेस को हम कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एडेड इनटू द सिस्टम। तो डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू। हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल चुकी है, एक इक्वेशन। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहां पर हमने एक कंटेनर उठाया है जिसका मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहां तक हैं, गैसेस के पार्टिकल्स कुछ ये हैं। इस गैस का या इस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स का एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने क्या किया कि हमने इस पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ा दिया। लोड जैसे ही हमने इस पिस्टन के ऊपर रख दिया, तो ये लोड जैसे ही यहां पर आया, इधर रखने से अब ये आपका गैस का जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो चुका है। और जैसे ही गैस का वॉल्यूम आपका यहाँ पर कंप्रेस हुआ, तो गैसेस के कंप्रेस होने से अब गैसेस का जो टेम्परेचर है इस कंटेनर के अंदर वो बढ़ चुका है। अब गैसेस का जो टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ा? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो कम हुआ, क्योंकि इनका जो प्रेशर है वो बढ़ा है। अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है, यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हुआ क्या है ये चीज अब देखें। यहाँ पर जब टेम्परेचर कम था तो गैस मॉलिक्यूल के साथ पास बहुत ज्यादा जगह थी, रेंडमली मूव कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। टेम्परेचर कम था तो रेंडमनेस इनके पास ज्यादा थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे ही इनका टेम्परेचर यहाँ बढ़ चुका, तो अब इनकी जो रेंडमनेस है वो डिक्रीज हो चुकी है, या इनकी जो अब एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो चुकी है। तभी आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर कम था तो एंट्रोपी ज्यादा थी, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया वॉल्यूम के कंप्रेस होने की वजह से, तो इनकी एंट्रोपी यहाँ पर कम हो गई है। कम क्यों हुई है? क्योंकि अब ये गैसेस ज्यादा रैंडम नहीं है, गैसेस के पास ज्यादा जगह नहीं है कि इधर उधर घूमे फिरे।
यह तभी कह रहे हैं कि यहाँ इनकी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के दरमियान और एंट्रोपी या रेंडमनेस के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। और इनवर्स रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि भाई एज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेंडमनेस डिक्रीज। आपकी जो रेंडमनेस है वो डिक्रीज हुई है। तो रेंडमनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तभी हमने कहा डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा डेल्टा एस यहाँ भी है, डेल्टा एस यहाँ भी है। हमने दोनों की जगह डेल्टा एस लिखा सेम। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ भी है, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ भी है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी यहाँ लिखा सेम। यहाँ पर है डेल्टा क्यू, हमने लिखा डेल्टा क्यू। यहाँ पर है 1/T, हमने लिखा 1/T। अब जब ये दोनों आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास t जब यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो हो जाएगा डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो आपके पास बराबर की साइन आती है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि सिस्टम्स थर्मल एनर्जी यानी डेल्टा क्यू पर यूनिट टेम्परेचर क्या बताता है हमें, एंट्रोपी। थर्मल एनर्जी यानी डेल्टा क्यू पर यूनिट टेम्परेचर इज नोन एज एंट्रोपी। अब इस डेफिनेशन का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ नीचे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूले का अगर आप यूनिट निकालना चाहें एंट्रोपी का, तो यूनिट आपके पास क्या होगा। हीट का जो यूनिट है वो आपके पास है जूल, और आपके पास जो टेम्परेचर का यूनिट है वो है केल्विन। तो आपके पास जो एंट्रोपी का यूनिट है वो है जूल अपॉन केल्विन। या फिर अगर आप इस केल्विन को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस का है नीचे, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो इसका यूनिट ऐसे भी हो सकता है, जॉल इनटू केल्विन इनवर्स। अब ये जो आपके पास फार्मूला है और ये जो आपके पास यूनिट्स हैं ये हैं एंट्रोपी के। एंट्रोपी की और भी कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक चीज नोट की कि जैसे आप हीट को ऐड कर रहे थे तो हीट का ऐड होना इंक्रीज कर रहा था डिसऑर्डर को। यहाँ पर ऑर्डर्डनेस थी, यहाँ पर डिसऑर्डर्डनेस है। यहाँ पर वह तरतीब थी कुछ ना कुछ, यहाँ पर तरतीब बिगड़ चुकी है। यहाँ पर बेतरतीबी कम थी, यहाँ पर बेतरतीबी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने हीट को ऐड किया है। इसी वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एडिंग हीट इंक्रीजेस इट्स डिसऑर्डर्डनेस। और यहाँ पर डिसऑर्डर्डनेस क्यों बढ़ रही है, वो इस वजह से बढ़ रही है कि जैसे ही आपने हीट ऐड की तो इन मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज इंटरनल एनर्जी है, वो बढ़ चुकी है। और जैसे ही उनकी एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ती है तो फिर उनकी रैंडमनेस भी बढ़ती है। भाई जब स्पीड बढ़ गई तो स्पीड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है चीजें टक्कर लगाएंगी। जब आप एक छोटे कमरे में हो और सब आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो घूम रहे हो तो टक्कर नहीं होंगे। जब खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और आप में डर फैल जाए और आप जब तेज मूव करेंगे तो सब आपस में आप टक्कर लगाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्यों अब टक्कर लगा रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास हीट या एक डर ऐड हो चुका है, तभी वहां पर सब लोग एक दूसरे को टक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर भी गैस मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डरनेस और टक्कर बढ़ गए हैं क्योंकि उनको हीट दी गई है, उनकी एवरेज स्पीड फिर बढ़ गई तो उन्होंने टक्कर बढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब यही चीज हम ये कहते हैं कि एंट्रोपी ये कहती है कि बेतरतीबी हो। एंट्रोपी कहती है कि भाई अगर आप कमरे में एंटर होते हैं, आपने बैग को एक तरफ फेंका, बुक्स को एक तरफ फेंका, थर्मास को एक तरफ फेंका, तो ये एंट्रोपी के हिसाब से अच्छी बात है। एंट्रोपी कहती है कि ये जो चीज आप कर रहे हैं ये पॉजिटिव है, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डरनेस। जहां ज्यादा बेतरतीबी, एंट्रोपी कहेगी वेरी गुड, अच्छी बात है।
तो एंट्रोपी के लिए बेतरतीब होना, एंट्रोपी के लिए डिसऑर्डर्ड होना, एंट्रोपी के लिए रैंडम होना पॉजिटिव चीज है। इसी वजह से अगर किसी चीज की रैंडमनेस बढ़ती है, अगर किसी चीज की डिसऑर्डर्डनेस बढ़ती है, तो दरअसल उसकी डेल्टा एस या उसकी जो एंट्रोपी है वो होती है पॉजिटिव। और एंट्रोपी डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगी? जब हीट ऐड होगी सिस्टम के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर तरतीब है, कोई भी सिस्टम अगर आपका रेगुलर है, कोई भी सिस्टम अगर डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, तो एंट्रोपी कहेगा नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल खराब बात है। तो एंट्रोपी के लिए अगर आप फजीलत से कमरे में आते हैं, फजीलत से अगर आप बैग रखते हैं, फजीलत से अगर आप कमरे में जाते हैं, तो एंट्रोपी के लिए ये नेगेटिव चीज है। एंट्रोपी के लिए ये नेगेटिव चीज है कि आप के मालिक्यूल तरतीब के साथ अच्छे नमूने के साथ पड़े हों। एंट्रोपी कहती है ये अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा जब बेतरतीबी कम होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा जब बेतरतीबी बढ़ेगी। तो डेल्टा एस आपकी नेगेटिव कम होगी, कब होगी? जब आपकी हीट सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। अब ये समझें, जब 10 जूल था 20 जूल हो गया तो रैंडमनेस बढ़ गई। अब जैसे ही 20 जूल में से 10 जूल हो जाएगी तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? क्योंकि इसमें से हीट निकल चुकी है। तभी हम कहते हैं कि माइनस हो जाएगी एंट्रोपी जब उसमें से हीट रिमूव हो जाएगी। अब एक और चीज यहां पर समझें आप, अगर आपके पास एक ये सिलेंडर है, इसकी इनिशियल कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। इनिशियल कंडीशन में उसका टेम्परेचर ये था, और हीट ऐड होने के बाद या कुछ चेंजेस होने के बाद अब इसका टेम्परेचर हो चुका है ये। अब आपको मालूम करना है कि नेट चेंज इन एंट्रोपी कितनी आई, यानी पहले एंट्रोपी कितनी थी, बाद में एंट्रोपी कितनी हुई, और टोटल जो तब्दीली आई एंट्रोपी के अंदर वो कितनी है। तो इसी चेंज को मालूम करने के लिए हम ये चीज कह रहे हैं कि इफ इनिशियल एंट्रोपी बिफोर हीटिंग एस डेल्टा एस इज इक्वल क्यू अपॉन टी वन, यहां पर हमने अब इसको हीट नहीं किया, तो इस टाइम इसकी जो एंट्रोपी है वो क्यू अपॉन टी वन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वन है। जैसे ही आपने इसकी हीट ऐड की तो उसमें टेम्परेचर में चेंजेस आई, तो आपके पास अब इसकी जो डेल्टा एस हो चुकी है वो हो चुकी है क्यू अपॉन टी टू। अब पहले एंट्रोपी थे ये, बाद में एंट्रोपी हो चुकी है बाद वाली, ये वाली। अब आपने अगर नेट एंट्रोपी मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे? तो फाइंड द नेट चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल, जो फाइनल वाली है क्यू अपॉन टी टू, उसमें से आप माइनस करेंगे जो पहले वाली है क्यू अपॉन टी वन, तो आपके पास नेट चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, और ये भी पॉइंट हमने डिस्कस करनी है कि जो हमारे पास ये डेफिनेशन है जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने इसको भी जस्टिफाई करना है कि ये आखिर कहना क्या चाह रही है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर बकाया जो हमारे पास पॉइंट्स है वो हम उनको डिस्कस करते हैं। ये जो एंट्रोपी है, इट इज अ मेजर ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। इट इज अ मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी डेल्टा क्यू पर यूनिट टेम्परेचर टी। ये तो हो गया फार्मूला जो आपने यहाँ समझा कि कैसे होता है। दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। पहली चीज कि ये एक मेजर है सिस्टम की थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, और वो अनअवेलेबल होता है यूजफुल वर्क करने के लिए। अब ये जो एंट्रोपी के पास एनर्जी है, ये जो एंट्रोपी है या एंट्रोपी वाले सिस्टम में जो एनर्जी है वो अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क होती है। एनर्जी होती है मगर उस एनर्जी से आप वर्क नहीं कर सकते। तो आप ऐसे समझें कि अगर ये आपके पास गैसेस कुछ ज्यादा कंप्रेस हैं, यहाँ पर गैसेस गर्म है, जैसे गैसेस को प्रेशर हटा दिया, गैसेस को आजाद छोड़ दिया गया, अब गैसेस के पास जो एनर्जी यहाँ थी, एनर्जी वो यहाँ भी है, मगर अब ये एनर्जी इतनी ठंडी हो चुकी है, इतनी सुस्त हो चुकी है कि अब ये काम और नहीं कर सकती, ये काम वर्क नहीं कर सकती। इसी वजह से हम कहेंगे कि भाई ये डिसऑर्डर्डनेस जो बढ़ गई है, ये एनर्जी तो इस डिसऑर्डर्डनेस के अंदर है, मगर ये एनर्जी अब काम करने के काबिल नहीं है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि आपके पास एक छोटा सा सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर गैसेस फिक्स कंप्रेस्ड हैं, मतलब वो अंदर उसके भरी हुई है। अब सिलेंडर के ऊपर या उस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन पड़ा है,
उसके ऊपर अगर आप कोई चीज रखेंगे तो वो उसको उड़ा देगा, क्योंकि वो ज्यादा कंप्रेस्ड है। वो उसको प्रेशर लगा के पिस्टन को बिल्कुल ऊपर उड़ा देगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैसेस ज्यादा कंप्रेस्ड तरीके से भरे हुए हैं। अब अगर उसी सिलेंडर वाला गैस आप एक बड़े कंटेनर के अंदर डालें, तो क्या वो गैसेस उस बड़े कंटेनर का पिस्टन उड़ा पाएंगे, या उस बड़े कंटेनर का जो पिस्टन है उसको मूव कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर्ड ज्यादा हो गए हैं, वो पार्टिकल डिसऑर्डर्ड ज्यादा हो गए हैं। डिसऑर्डर ज्यादा होने की वजह से दे आर नाउ अनअवेलेबल टू डू एनी वर्क। अब उनके पास एनर्जी तो है, मगर वो काम करने के अब काबिल नहीं है, क्योंकि उनमें डिसऑर्डर्डनेस अब ज्यादा आ चुकी है, उनमें बेतरतीबी, उनमें जो डिसिप्लिन की अदम मौजूदगी है वो पा चुकी है, तभी ये अब काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होता है। अब हम समझते हैं इस पॉइंट्स को, कि जो भी एनर्जी एंट्रोपी है, जो भी एंट्रोपी है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है, एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती। एंट्रोपी के लिए आप ये याद रख लें कि एंट्रोपी नेचुरल प्रोसेसेस में, एंट्रोपी यूनिवर्स की, एंट्रोपी दुनिया की हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ती चलेगी क़यामत तक। तो हम कहेंगे कि देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन एंट्रोपी, हमेशा हमेशा एंट्रोपी में इंक्रीज आएगी। हमने जैसे पहले एक मिसाल दिया था एक बॉक्स का, जिसके अंदर आपने उनको भर के रखा था, मुख्तलिफ बाल्स को। आप जैसे उस बाल वाले बॉक्स को हिला रहे थे, तो जितना आप ज्यादा उसको डिस्टर्ब करेंगे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जो व्हाइट बाल और जो ब्लैक बाल मिक्स हुए थे वो सेम जगह पर वापस आए, कभी भी नहीं आएंगे। जितना आप उनको शेक करते रहेंगे, उतनी उसकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ती रहेगी। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर, वो हमारे पास ये है कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग एनी प्रोसेस आइदर रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज। दुनिया के अंदर चाहे एटम बम फट जाए, दुनिया के अंदर चाहे न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम हो, ओवरऑल जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है या तो सेम रहेगी, या तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि अंटार्कटिका की सर्दी की वजह से दुनिया की एंट्रोपी कम हो जाए, या अंटार्कटिका की सर्दी की वजह से जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लेस हो जाए। एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा हमेशा बढ़ेगी। मगर हमने पिछले बोर्ड में ये डिस्कस किया था कि एंट्रोपी नेगेटिव होती है, तो मतलब आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। वो तब जब आप सिस्टम के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल कायनात का सिस्टम देखते हैं, ओवरऑल यूनिवर्स का सिस्टम देखते हैं, तो जो एंट्रोपी है नेवर एवर डिक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। उसके बाद इन ऑल नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज, ये हम चीज दोबारा कह रहे हैं। और इसी चीज के पास, या इसी चीज को ओबे करने के लिए हमारे पास एक लॉ है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ये लॉ बताता है कि भाई एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी, लॉ ऑफ डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी है ही नहीं। लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है, जो बताएगा कि भाई एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी हमेशा। ये क्या कहता है? इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। ये हमें एंट्रोपी का लॉ कहता है कि ये कुदरत का कानून है, that all natural process always take place in such a direction as to cause an increase in the entropy of the system and its surrounding। हमेशा दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सिस्टम्स इस तरह से होते हैं कि कायनात की जो ओवरऑल एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो, ओवरऑल जो डिसऑर्डरनेस है वो इंक्रीज हो, ओवरऑल जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी।